हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन एट और स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कि अगर मैं एक कर्व्ड सरफेस लेता हूँ, एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेता हूँ, तो उस पर किस तरह से रिफ्रैक्शन होती है वो हम डिस्कस करेंगे, उसका रे डायग्राम। इसके अलावा बेटा हम एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस। इन तीन के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। मींस हम जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है बेटा u, जो इमेज की डिस्टेंस है v और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है r, इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो बच्चों यहां पे सबसे पहले तो हमें कुछ अजम्पशंस लेके चलना पड़ेगा। अजम्पशंस क्या होंगी वो मैं लिख देता हूं कि इस टॉपिक में जो हम अजम्पशंस लेके चलेंगे, तो बेटा कुछ अजम्पशंस हम यहां मान के चलेंगे। वो अजम्पशंस मैं लिख देता हूं बोर्ड पे कि कौन कौन सी होंगी। देखो तो क्या क्या अजम्पशंस हैं जो हम मान के चलेंगे। नंबर 1 अजम्पशन जो हम सपोज करेंगे वो ये होगी कि जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे वो पॉइंट साइज्ड होगा। ठीक है, नंबर 1 ऑब्जेक्ट जो अजम्पशन होगी बच्चे वो क्या होगी कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑफ पॉइंट साइज, पॉइंट साइज्ड, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज्ड होगा और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा होगा। ठीक है, ये फर्स्ट अजम्पशन है। उसके बाद बच्चों जो सेकंड अजम्पशन यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे वो ये होगी कि हमारा जो स्फेरिकल सरफेस हम यूज करेंगे उसका अपर्चर भी स्मॉल होगा। तो सेकंड अजम्पशन हम ये मान के चलेंगे कि द अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज स्मॉल। ठीक, उसके बाद बच्चों जो थर्ड अजम्पशन हम मान के चलेंगे वो ये होगी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो एंगल बनाएंगे, कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा या जहां पे इमेज बन रही होगी वहां पे जो लाइट रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सभी एंगल्स हम क्या मान के चलेंगे, बहुत ही कम मान के चलेंगे, वेरी वेरी स्मॉल हम मान के उसको चलेंगे। तो थर्ड अजम्पशन यही है कि जो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो बहुत ही स्मॉल एंगल बनाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, कि इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज मेक स्मॉल एंगल्स विद प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका बेनिफिट हमें क्या होगा, जो ये थर्ड अजम्पशन है, क्योंकि हमने कहा है कि यहाँ पे जो हमारी इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे है वो स्मॉल एंगल बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो इसका मतलब अगर मान लिया एंगल बनता है थीटा, तो मैं साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूँ। ऐसे ही अगर मेरा एंगल बनता है सपोज टेंजेंट थीटा, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूँ। तो स्मॉल एंगल्स के लिए हम यहाँ पे ये हमें बेनिफिट मिलेगा कि साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं अगर एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल है तब। ठीक, तो ये अजम्पशंस है बेटा, ये आपको ध्यान रखनी है। दोबारा बता देता हूँ अजम्पशंस क्या है। फर्स्ट अजम्पशन है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑफ पॉइंट साइज, कि जो आपके ऑब्जेक्ट हैं बेटा वो कैसे होने चाहिए, पॉइंट साइज्ड होने चाहिए। ठीक है ना, छोटे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेकंड अजम्पशन कि जो अपर्चर है स्फेरिकल सरफेस का वो स्मॉल होना चाहिए। थर्ड उसके बाद आ जाता है कि इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रेज जो हैं उनको स्मॉल एंगल बनाने चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक को। तो इसमें बेटा हम 4 केस लेके चलेंगे, वो 4 के 4 केस आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ हमें एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u,
इमेज की डिस्टेंस v एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r। इन तीनों के बीच में बच्चे हमें एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, डिराइव करनी है। तो उस रिलेशनशिप को हम 4 केसेस के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा केस 1। सो व्हाट इज केस 1? केस 1 है बेटा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट तो रेयर मीडियम में रखा हो। आपको पता है जब भी हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो 2 मीडियम्स होते हैं, उनमें से एक मीडियम को बोलते हैं रेयर मीडियम और दूसरे को बोलते हैं डेंसर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसे रेयर मीडियम बोलते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसे डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, पहले केस में हम फर्स्ट केस में बच्चे ये मान के चलेंगे कि जो लाइट है वो रेयर टू डेंसर जा रही है, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में है और उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है। तो मतलब फर्स्ट केस हमारा क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, कि जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, रेयर मीडियम में रखा जाए, ठीक। एंड द इमेज इज रियल, और इमेज कैसी बने बेटा, रियल बने, ठीक है। तो फर्स्ट केस ये है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा इसका रे डायग्राम और उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए रे डायग्राम के लिए मैंने एक सरफेस कंसीडर किया, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है मेरा और इसका जो ये वाला सरफेस है वो कर्व्ड है। सपोज मैंने जो ये सरफेस लिया वो शेप में कैसा लिया है बेटा, कन्वेक्स के शेप में। कैसा है ये वाला सरफेस मेरा, कन्वेक्स है। क्लियर है यहां तक? अब ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये कल आपको लास्ट टाइम जो क्लास ली थी उसमें सारा बताया था। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे टच कर रहा है इसे बोलते हैं हम पोल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको पोल बोलते हैं, ठीक है। और ए से लेके बी तक ये हमारा क्या है, इस सरफेस का अपर्चर। क्लियर है यहां तक? और इसके अलावा सपोज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस सरफेस का, अगर आप ध्यान से देखो तो वो बनता है यहाँ को, मतलब जिस स्फीयर से बना है वो सेंटर यहाँ आता है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर है बेटा? अब हम रखते हैं अपना ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है रेयर मीडियम में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने ओ। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है बच्चों, पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट हमारा रखा है रेयर मीडियम में। हमने माना रेयर मीडियम जिसमें रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इधर जो हमारा डेंसर मीडियम है बच्चे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, सपोज μ2। ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ऑब्जेक्ट रखा है रेयर मीडियम में और इसकी इमेज बनेगी, इमेज कैसी होगी, रियल होगी। तो देखो कैसे, तो इस ऑब्जेक्ट से बेटा एक रे तो सीधी जाएगी। अब आपको पता है जो रे सीधी जाएगी वो तो पोल से एज इट इज निकल जाएगी बिना डेविएट हुए, एज इट इज निकल जाएगी। दूसरी रे सपोज ऐसे जाती है ये, और यहां जो एंगल बना रही है ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा, कि ये इंसिडेंट रे है मेरी, और इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इस टाइम एक बहुत ही स्मॉल एंगल बना रही है विच इज अल्फा, जिसे मैंने अल्फा माना है। उसके बाद बेटा ये रे आगे जाती है और यहां पे टकराती है इस पॉइंट पे, इस सरफेस से टकरा जाती है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया n, ठीक। अब यहां पे क्या होगी, रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगा। तो इस पॉइंट पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या ड्रॉ कर लेता हूं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं ये। तो यहां मैंने ये क्या ड्रॉ कर लिया बेटा, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो अब बच्चे जो हमारी इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ यहां जो एंगल बनाएगी उसे हमें पता है हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो दिस इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट हमारी जा रही है बच्चे रेयर टू डेंसर मीडियम, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। वैसे तो लाइट ने ऐसे जाना था, लेकिन अब ये रेयर टू डेंसर जा रही है, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी कुछ इस तरह से। तो हमारी जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, और ये हमारा जो एंगल बना है यहां, दिस इज अवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इसके बाद लाइट रे आगे जाती है, यही लाइट आगे जाएगी
और एक लाइट रे ये आ रही है, तो ये दोनों लाइट रे कहाँ मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पे। तो ये यहां मिलेंगे और यहां हमें क्या मिल जाएगी? इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज मिल जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा ये हुआ रे डायग्राम, जो दिखा रहा है कि कैसे रिफ्रैक्शन वर्क करता है इस सरफेस के लिए, कि यहां से ऑब्जेक्ट से राइट रे आती है, टकराती है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है, फिर लाइट ऐसे बेंट होती है और यहां चली जाती है। और यहाँ पे हमारी दो रेज मिल रही हैं, देखो एक रे ये और एक रे ये, दोनों रेज यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे बच्चे हमें क्या मिल जाएगी? अपनी इमेज मिल जाएगी। तो यहाँ पे इमेज बन गई और सपोज ये जो इमेज है वो कितना एंगल बना रही है? बीटा एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक, कि जो इमेज है इट इज मेकिंग एन एंगल बीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अलावा जो नॉर्मल है बच्चों, वो माना हमने कि नॉर्मल जो ड्रॉ किया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ जो एंगल बना रहा था वो था गामा। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमें करनी है कैलकुलेशंस इसी से रिलेटेड, तो चलिए करते हैं कंप्लीट कैलकुलेशंस को। तो देखो बेटा, अब कैलकुलेशंस देखो। अब जैसा मैंने कहा कि एंगल्स बहुत स्मॉल हैं, तो मैं अगर टेंजेंट अल्फा निकालता हूं तो सिंपली टेंजेंट अल्फा को मैं अल्फा मान सकता हूं। फर्दर यहाँ पॉइंट एन से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ एन एम। पॉइंट्स को नाम दे देता हूं मैं, ये पॉइंट ओ, ये एम एन सी आई, बाकी तो दिए गए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब अगर आप बच्चे ध्यान से देखो इसको, नाउ हाँ जी, तो बेटा अब अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं, ट्रायंगल ओ एन सी, ठीक है। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ओ एन सी, ठीक है बेटा, कौन सी ट्रायंगल? ओ एन सी। इस ट्रायंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ये ट्रायंगल क्या बनती है। मैं दोबारा से अलग से बना रहा हूं, ये मेरा पॉइंट ओ था, यहां पे पॉइंट एन था और ये मेरा पॉइंट सी है और ये ट्रायंगल हमारी बन रही है ट्रायंगल ओ एन सी। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पे बच्चे एंगल बन रहा है अल्फा, यहां पे एंगल बन रहा है गामा, और अगर मैं इस डॉटेड लाइन को आगे एक्सट्रापोलेट करता हूं तो ये मेरे पास एंगल बनता है यहाँ पे आई। तो अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए तो जो एंगल आई है इट इज द एक्सटीरियर एंगल। इस ट्रायंगल में एक ऐसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल। अगर आप ध्यान से देखो, देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो बेटा, इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। और हमने पढ़ा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होता है? बाकी के जो दो एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगी। तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ एन सी, क्योंकि एंगल आई हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये इक्वल होगा एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा। दिस इज इक्वेशन 1। ये क्लियर है सबको? यहां मैंने एक्सटीरियर एंगल वाला रूल यूज किया बेटा। ये ध्यान रखना है आपने कि जो भी किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो बाकी के जो दो एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होगा हमेशा। अगर यहाँ एंगल आई है तो इन दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो आई क्या होगा? अल्फा प्लस गामा। क्लियर है? ऐसे ही बच्चों अगर मैं एक और ट्रायंगल को देखूं, और वो ट्रायंगल कौन सी है हमारी? ये वाली ट्रायंगल एन सी आई। देखो अलग से बना के दिखाता हूं आपको, ये वाली ट्रायंगल एन सी आई। अगर बेटा इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, यहां पे ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये है हमारा एंगल बीटा यहाँ पे, और अगर मैं इस लाइन को आगे ले जाता हूं तो ये एंगल यहां बनता है गामा। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है इस ट्रायंगल से कि गामा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो गामा किसके इक्वल होगा? आर प्लस बीटा के इक्वल होगा। तो यहां से ये चीज पता लग गया। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल एन सी आई हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि गामा एक्सटीरियर एंगल है तो मैं लिख सकता हूं गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। गामा किसके इक्वल होगा? आर प्लस बीटा। तो यहां से मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर निकाल लूंगा, जो क्या बन जाएगा? गामा माइनस बीटा। दिस इज माई इक्वेशन 2। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। एक इक्वेशन आ गई एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, एक इक्वेशन आ गई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए। अब जस्ट हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे जहां पे लाइट
टकराई थी इंटरफेस पे, यहां पे बेटा हमें क्या अप्लाई करनी है, स्नेल्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे हम यूज करेंगे। तो स्नेल्स लॉ यूज कर लेते हैं, ये मैं थोड़ा मिटा देता हूं जगह बनाने के लिए बोर्ड पे। तो अब बेटा यहां हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट एन, कि अगर बेटा इस पॉइंट एन पे मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग मुझे क्या पता चलता है, लाइट कहां जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में। तो मैं क्या लिखूंगा कि जो रेशो होगी मेरी, मतलब जो रेशो होगी साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट होती है, स्नेल्स लॉ पड़ी है। और लाइट कहां जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में। तो मैं लिखूंगा यहां पे 1 म्यू 2, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 2। और आपको पता है 1 म्यू 2 का मतलब, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2 का मतलब होता है म्यू 2 बाय म्यू 1। यहां पे 1 म्यू 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा। तो ये आ जाएगा म्यू 2 बाय म्यू 1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आएगा म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर, ये आ जाएगा। अब क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि सभी एंगल स्मॉल हैं, तो एंगल अगर स्मॉल है तो सिंपल है, दैट मीन्स म्यू 1 साइन आई को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, आई से, और साइन आर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं आर से, बिकॉज द एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो साइन आई को अप्रोक्सीमेटली हम आई रख लेंगे और साइन आर को अप्रोक्सीमेटली बेटा हम आर रख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये म्यू 1 इंटू आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू आर, ठीक है। तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक। अब जस्ट हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यूज यहां पे पुट कर देनी है, ठीक। तो इक्वेशन 1 से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, इक्वेशन 2 से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास देखो क्या बनेगा। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट म्यू 1 इंटू आई, आई की जगह पे आ जाएगा बेटा अल्फा प्लस गामा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू आर, आर की जगह आ जाएगा बेटा गामा माइनस बीटा, क्या आ जाएगा गामा माइनस बीटा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब जस्ट हमें क्या करना है बेटा, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, गामा की वैल्यू निकालनी है और बीटा की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, साथ साथ लिखते रहें क्योंकि अब मैं मिटाने वाला हूं। अब जस्ट बेटा हमें क्या करना है, यहां से इस डायग्राम से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, बीटा की और गामा की। वो कैसे निकलेगी, आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, अल्फा एंगल निकालना है ना, तो इसके लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल लोगे। तो यूजिंग द राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन एम, ठीक है बेटा, कौन सी ट्रायंगल ली मैंने, ओ एन एम, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल से मैं टेंजेंट अल्फा निकाल सकता हूं। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल से टेंजेंट अल्फा निकालता हूं जो कि अप्रोक्सीमेटली अल्फा के ही इक्वल होगा, क्योंकि एंगल्स बहुत स्मॉल हैं, जैसे कि अजम्पशंस में हमने माना था कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो मैं टेंजेंट अल्फा को अप्रोक्सीमेटली अल्फा से रिप्लेस कर सकता हूं। तो टेंजेंट अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू सबको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में, एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो एन एम क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर एन एम अपॉन बेस, बेस क्या है यहाँ पे ओ एम, तो ओ एम क्या है हमारा यहाँ बेस। तो हमारे पास टेंजेंट अल्फा आ जाएगा बच्चों एन एम अपॉन ओ एम, ठीक। अब जस्ट हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो इसका मतलब अल्फा हमारा एन एम अपॉन ओ एम आ गया, ये तो अल्फा पता लग गया, इनकी वैल्यूज बाद में रख देंगे, ठीक। अब उसके बाद बेटा ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, बीटा भी निकाल लेंगे। बीटा कहां से निकलेगा, देखो इस ट्रायंगल से एन एम आई है ना, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल एन एम आई मैं क्या निकाल सकता हूं बीटा,
क्योंकि हमें पता है टेंजेंट बीटा अप्रोक्सीमेटली बीटा के इक्वल है, और यहां से टेंजेंट बीटा किसके इक्वल आता है, इस ट्रायंगल से। ये वाली ट्रायंगल में टेंजेंट बीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर मतलब एनएम, एनएम हमारा परपेंडिकुलर, और बच्चे बेस हमारा आएगा आई एम, तो आई एम ये हमारा आ गया बेस। ठीक है, सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, गामा। गामा के लिए कौन सी ट्रायंगल लूंगा मैं, ट्रायंगल एन एम सी। कौन सी ट्रायंगल बेटा, एन एम सी। सो यूजिंग ट्रायंगल एन एम सी मैं निकाल लूंगा टेंजेंट गामा, जो अप्रोक्सीमेटली गामा के ही इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी। अब आपको पता है बेटा टेंजेंट गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है एन एम, बेस क्या है एम सी, तो ये आ जाएगा एन एम अपॉन एम सी। तो ये आ गया हमारे पास टेंजेंट गामा, या सिंपली आप कह सकते हो गामा। तो यहां पे बच्चों हमने अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब जस्ट हमें क्या करना है, अल्फा बीटा गामा की जो ये वैल्यूज आई इन्हें इक्वेशन 4 में पुट कर देना है। तो हमारे पास इक्वेशन 4 देखो फिर क्या बनेगी, तो यहां मैं लिख लूंगा इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 बिकम्स, सो इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, तो इक्वेशन 4 आपकी क्या बनेगी बेटा, ध्यान से देखना है। इक्वेशन 4 बनेगी, यहां पे आप वैल्यूज पुट करोगे जस्ट, आपके पास आएगा μ1 इंटू अल्फा। अल्फा की जगह आ जाएगा देखो ये nm अपॉन ओएम प्लस गामा। गामा की जगह बेटा आ जाएगा ये nm अपॉन mc इज इक्वल टू, फिर से यहां पे आएगा μ2 इंटू गामा। गामा की जगह फिर से वैल्यू रख देंगे इसकी nm अपॉन mc माइनस, फिर आएगा आपका बीटा, बीटा की जगह आ जाएगा nm अपॉन im। तो ये हमारे पास बच्चों आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब जस्ट हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है इनकी। फर्दर दोस्तों, क्योंकि हम मान के चल रहे थे कि हमारा जो स्फेरिकल सरफेस है इसका अपर्चर स्मॉल है, अगर अपर्चर स्मॉल है बेटा तो इसका मतलब ये पॉइंट n लगभग पॉइंट P के ही नजदीक होगा। तो इसका मतलब चाहे मैं डिस्टेंस m से नोट करूं चाहे P से, वो लगभग क्या होंगी, सेम होंगी। मतलब जो डिस्टेंस है जैसे cm ये लगभग cp के ही इक्वल होगी। ठीक, तो इसलिए ऊपर वाली इक्वेशन में जहां जहां पे हमारे पास OM है जैसे, तो ये बेसिकली डिस्टेंस हो जाएगी OP। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि हमारा अपर्चर बहुत स्मॉल है तो उस टाइम पे ये जो डिस्टेंसेस हैं ये चाहे मैं डिस्टेंस m पॉइंट से लूं चाहे P पॉइंट से, ये लगभग सेम है। मतलब जो MC डिस्टेंस है और जो CP डिस्टेंस है ये सेम है बेटा, क्योंकि अपर्चर हमारे लेंस का बहुत स्मॉल है, ये M पॉइंट बहुत नजदीक है P पॉइंट के। ठीक है, तो अब आगे देखो, अब nm तो थ्रू आउट कैंसिल हो गया। देखो यहां से भी nm कॉमन आ गया, यहां से भी nm कॉमन आ गया, nm के साथ कैंसिल हो गया। आपके पास ये बचा देखो μ1 इंटू 1 अपॉन ओएम, ओएम की जगह मैं क्या लिखूंगा OP, क्योंकि अपर्चर स्मॉल है, प्लस 1 अपॉन nm तो कैंसिल है ना, mc, mc की जगह मैं रख लूंगा ये PC इज इक्वल टू μ2 इंटू nm तो बाहर आ गया, कॉमन आ गया था, फिर से mc, इसकी जगह आ जाएगा pc माइनस, ठीक है, nm की जगह तो 1 आ जाएगा अपॉन im की जगह फिर से क्या लिख लूंगा मैं pi लिख लूंगा, ये आ जाएगा हमारे पास। ये देखो, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब जस्ट मुझे इसकी वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। तो देखो इसके बाद जस्ट अब हमें क्या करना है, हमें इनकी सबकी वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास बनेगा बच्चों यहाँ से μ1 इंटू 1 अपॉन OP। OP किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। तो पहले बता देता हूं किसको क्या पुट करना है। अब बेटा OP रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, ये ऑब्जेक्ट है O, तो P से इसकी जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो OP की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं माइनस U। अब आपको मैंने साइन कन्वेंशंस भी पढ़ाए हैं, वो हर डिस्टेंस कहां से मापेंगे, पोल से, और जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मापी जाएंगी वो प्लस होंगी और उससे अपोजिट वाली डिस्टेंसेस क्या होंगी, नेगेटिव। तो यहां जो ये डिस्टेंस मैं लूंगा OP
P, ये जो डिस्टेंस है मतलब मैं P से चलूंगा O की तरफ, इंसिडेंट रे से मैं कहाँ जा रहा हूँ बेटा, अपोजिट जा रहा हूँ। इंसिडेंट रे से क्योंकि अपोजिट जा रहा हूँ तो ये डिस्टेंस माइनस आएगी, साइन कन्वेंशन आपने पढ़े हैं। तो OP मेरा आएगा माइनस के U, और जो हमारा ये आएगा PC, ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है, और ये इस तरफ है, जिस तरफ लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो ये प्लस R आएगा। सिमिलरली जो हमारा PI है वो इमेज की डिस्टेंस है और उस तरफ है इमेज हमारी, तो प्लस के V आएगा। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करने पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा μ1 इंटू 1 अपॉन माइनस U प्लस 1 अपॉन प्लस R इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 अपॉन प्लस R माइनस 1 अपॉन V। तो ये हमारे पास बच्चों सोल्व करके आ जाएगा। तो अब बेटा जस्ट हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो देखो कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई। तो बच्चे यहाँ से हमारे पास बन जाएगा μ1 को अंदर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस μ1 अपॉन U प्लस μ1 अपॉन R इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा μ2 बाय R माइनस μ2 अपॉन V। अब हमें क्या करना है, जस्ट R वाली टर्म्स एक तरफ कर दो, बाकी टर्म्स एक तरफ कर दो। तो ये μ1 अपॉन R उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का μ2 अपॉन V है इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा, जब इसको इधर लेके आऊंगा तो μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U, और ये उधर चला गया तो ये आया μ2 बाय R माइनस μ1 बाय R। तो इसको जस्ट बेटा अब सिंप्लीफाई कर लूंगा, सिंप्लीफाई करके मेरे पास आ गया μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R। इधर मैंने एलसीएम ले लिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो ये हमारा बेटा एक एक्सप्रेशन है, एक रिलेशन है जो किस किस को रिलेट करती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, ये चीज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, इमेज की डिस्टेंस को, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इन सबको आपस में इंटर रिलेट करती है ये एक रिलेशन। तो ये था एक्सप्रेशन रिफ्रैक्शन फॉर स्फेरिकल सरफेस के लिए, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, रेयर मीडियम में, और इमेज बन रही हो रियल। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट केस डिस्कस। नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 क्या था बेटा, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, कि जब ऑब्जेक्ट कहां पे है, रेयर मीडियम में है, एंड द इमेज इज वर्चुअल। इस बार बेटा इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इमेज इज वर्चुअल। तो इस बार इमेज बेटा कैसी बनने वाली है, हमारी वर्चुअल बनने वाली है। तो इस केस को आप ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। तो देखो, तो वही हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया मैंने ये, ठीक है, एक ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, ये हमारा डेंसर मीडियम है, इधर हमारा रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट है तो रेयर मीडियम में, लेकिन इस बार इसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनने वाली है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा नज़दीक आ जाए तो उसकी इमेज वर्चुअल बनने लग जाती है। अब हमारा ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, थोड़ा नज़दीक ले आया हूँ मैं, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट से इस बार भी क्या जाएगी, एक लाइट रे जाएगी, यहाँ पे एंगल बनेगा ये अल्फा। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया बेटा, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो ये बन जाता है हमारा यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इस बार बच्चे ज़्यादा नज़दीक है ऑब्जेक्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा बन रहा है। तो लाइट जब बेंट होगी थोड़ा कम बेंट होगी, इस तरह से नॉर्मल की तरफ लाइट बेंट होगी, कुछ इस तरह से, ज़्यादा बेंट नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ज़्यादा नज़दीक आ गया है। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो लाइट है ये कहाँ से आ रही है, इधर कहीं से आ रही है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक वर्चुअल इमेज, एक इससे सीधी जाएगी लाइट। तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम इस बार बनेगा, क्योंकि इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल। ये लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे बेंट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, तो वो इस बार प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं नहीं जा रही। तो ऐसा लगेगा, ऐसा अपीयर होगा कि ये कहाँ से आ रही है लाइट, यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे क्या बनेगी, एक
वर्चुअल इमेज बनेगी। तो अब इस केस में हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये हमारा बच्चे होने वाला है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इमेज जो एंगल बना रही थी उसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया था, ये हमारा होने वाला है एंगल गामा। तो इसको भी सेम उसी तरीके से करना है बच्चे। ये पॉइंट N है, यहाँ से मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, एक परपेंडिकुलर M ड्रॉ कर लिया, ठीक। तो सेम वही प्रोसीजर है, कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसे आप ध्यान से देखो, अब आप कौन सी ट्रायंगल देखोगे, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, INM, कौन सी ट्रायंगल ध्यान से देखो, INO, इसको INO, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ठीक है। इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखते हो, नहीं इस एंगल को, इस ट्रायंगल से कुछ नहीं निकलेगा बच्चे, आपने ये वाली ट्रायंगल देखनी है पहले, ट्रायंगल NOC, कौन सी ट्रायंगल देखनी है, NOC, ये वाली ट्रायंगल NOC। इस ट्रायंगल को बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो ये किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, यही होगा। सिमिलरली बच्चों आप कौन सी, इसे इक्वेशन 1 मान लो। सिमिलरली आप ट्रायंगल लोगे INC, कौन सी ट्रायंगल लोगे, INC। यहाँ पे R क्या है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो R हमारा किसके इक्वल होने वाला है इस बार, बीटा प्लस गामा, किसके इक्वल होने वाला है, बीटा प्लस गामा। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब फिर से वही स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस पॉइंट पे। तो जब इस पॉइंट पे मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2, तो मतलब वो बन जाता है आपका म्यू 2 बाय म्यू 1। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि पढ़ लिया है हमने। तो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2 आर, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा, क्लियर है, म्यू 1 आई इक्वल टू म्यू 2 आर, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे वही आई और आर की वैल्यू पुट कर दोगे आप। तो जब आई और आर की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास बच्चों क्या बनेगा, देखो आई और आर की वैल्यू पुट करने पे म्यू 1 इंटू आई की वैल्यू रखूंगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू आर, आर की वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा, बीटा प्लस गामा, ये आ जाएगा। अब जस्ट मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करनी है इन राइट एंगल ट्रायंगल्स से, जैसा कि पहले किया था कि अल्फा टेंजेंट अल्फा के इक्वल होगा, बीटा टेंजेंट बीटा के इक्वल होगा, गामा टेंजेंट गामा के इक्वल होगा। तो मैं जल्दी जल्दी रख देता हूं। तो अगर आप अल्फा की वैल्यू रखते हो तो देखो अल्फा इस ट्रायंगल से निकलेगा, वो क्या बनेगा आपका NM अपॉन OM, क्या बनेगा NM अपॉन OM। तो म्यू 1 इंटू यहाँ बनेगा NM अपॉन OM प्लस गामा, गामा इस ट्रायंगल से निकलेगा, ये बनेगा NM अपॉन MC, क्या बनेगा NM अपॉन MC इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू बीटा, बीटा बेटा किसके इक्वल आएगा, इस ट्रायंगल से निकाल लोगे राइट एंगल ट्रायंगल से, क्या बनेगा NM अपॉन IM, क्या बनेगा NM अपॉन IM, फिर से गामा, और गामा की जगह फिर से क्या रख देंगे यहाँ NM अपॉन MC। अब ये NM तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा हमारा स्फेरिकल सरफेस का जो अपर्चर है वो स्मॉल है, तो जो डिस्टेंस है वो हम पोल से ही कंसीडर करेंगे, यहाँ से पोल से कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ से फिर म्यू 1, ये सारे कैंसिल हो गए, यहाँ बचेगा 1 अपॉन OM, OM को मैं सिंपली OP लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन PC इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू 1 अपॉन IP प्लस 1 अपॉन PC, ये मेरे पास बच्चों आता रहेगा, ठीक है। अब जस्ट मुझे साइन कन्वेंशंस का यूज करना है और इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब OP किसके इक्वल है, देखो OP ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इस तरफ वाली डिस्टेंस है तो नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब हम क्या पुट करने वाले हैं, OP की जगह हम पुट करेंगे माइनस के U। सिमिलरली जो मेरा PC है, PC इधर वाली डिस्टेंस है, ये प्लस होने वाला है, तो PC की जगह मैं प्लस के R पुट करूंगा। और जो हमारा PI है ये भी इस तरफ है बच्चे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो PI आपका क्या आने वाला है, माइनस B। तो ये सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करके हमारे पास आ जाएगा म्यू 1 इंटू 1 अपॉन OP, OP की जगह आ जाएगा माइनस U, तो 1 अपॉन माइनस U प्लस 1 बाय R, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू, यहाँ से फिर ये बन जाएगा 1 अपॉन माइनस V प्लस 1 अपॉन R। बस अब आपने क्या कर लेना है, इनको रीअरेंज कर लेना है जैसे कि पहले करते थे।
मतलब आर आर वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, ये सब जब आप रीअरेंज कर लोगे तो आपके पास आपकी इक्वेशन आ जाएगी। वो इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, रीअरेंज कर लेना बेटा, कर सकते हो, इससे पहले टॉपिक में आपको करके दिखाया है। जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो सारा रीअरेंज करने के बाद सेकंड केस में जो आपके पास आंसर आएगा वो ये आएगा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। ठीक है, जो आंसर आएगा वो ये आएगा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। इसको आप सोल्व कर लेना तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी सोल्व करके। ठीक है जी, इसी तरह से आप बाकी के दो केस भी सॉल्व कर सकते हो। तो बाकी के केस देखो, केस नंबर 3, आप डिस्कस करते हैं केस नंबर 3 को। तो केस नंबर 3 देखेंगे सभी बच्चे। केस नंबर 3 है कि अब की बार ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में ना होके कहां रखा होगा, डेंसर मीडियम में। अब बेटा मैं आपको सिर्फ केस समझाने वाला हूं, आगे का प्रोसीजर आप खुद कर सकते हो। ठीक है ना। तो केस नंबर 3 क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड इमेज इज रियल, इमेज इज रियल। तो मैं आपको रे डायग्राम बता देता हूं, कैलकुलेशन जैसे हमने अब तक की है सारी उसी तरह से होंगी, कर लेना आप लोग। तो ये हमारा सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस बार बेटा ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, डेंसर मीडियम में ही रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है बेटा, हमारा डेंसर मीडियम में। इसको ना आप ऐसे बना लो, ऐसे ना बना के ना, क्योंकि डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है। तो इस बार हम ऐसे लेंगे अपना, ये इसका सरफेस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ को इसका क्या हो गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे बेटा डेंसर मीडियम में हमारा क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। इस बार डेंसर मीडियम में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। तो इमेज हमारी बन रही है रेयरर मीडियम में। तो देखो आगे कैसे होगा। तो वही ऑब्जेक्ट से एक रे तो बेटा सीधी जाएगी, वो एज इट इज निकल जाएगी। दूसरी रे ऐसे जाएगी। अब इस पॉइंट पे मैं क्या ड्रॉ कर लूंगा, नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगा। अब लाइट जा रही है डेंसर टू रेयरर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी और इस तरह से चली जाएगी। ये दोनों लाइट रेज यहाँ मिलेंगी और यहाँ रियल इमेज बन जाएगी। फिर उसके बाद वही प्रोसीजर है दोस्तों, यहाँ से हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे NM। ठीक, अब यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल हमारा है अल्फा, इमेज वाला एंगल है हमारा बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला एंगल है हमारा गामा, और इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें भी वही है, आगे आपको पता है क्या करना है, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लेना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लेना है। तो देखो कैसे निकलेगा। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लूँ तो इसमें किसके इक्वल आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ONC, गामा एक्सटीरियर एंगल है, तो आप लिखोगे गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा गामा माइनस अल्फा, यही आ जाएगा गामा माइनस अल्फा। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R के लिए आप कौन सी ट्रायंगल देखोगे, ट्रायंगल CNI। R एक्सटीरियर एंगल है तो आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। तो I और R पता लग गए। फिर आपको सेम प्रोसीजर जो अभी पिछले टॉपिक्स में बताया, पॉइंट N पे लगा दोगे स्नेल्स लॉ, फिर वहां पे I और R की वैल्यू पुट कर दोगे, फिर वहां पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर दोगे, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गामा निकाल के वैल्यूज पुट करने के बाद, सब कुछ कर कराने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूं, आप डिराइव करके देखना बेटे, वही आएगा। सारा कुछ सोल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वही आएगा μ1 अपॉन u। साइन कन्वेंशंस का भी ध्यान रखना है इसमें आपने। आंसर आएगा μ1 अपॉन v, यहाँ आएगा μ1 अपॉन v। अब इसमें आपने साइन कन्वेंशंस का क्या ध्यान रखना है बेटा, कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो नेगेटिव आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव आएगी, सिर्फ आपकी इमेज की डिस्टेंस प्लस आएगी इसमें। ठीक है, तो सारा सोल्व करके आएगा μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय r। ये आ जाएगा μ1 माइनस μ2 बाय r। तो ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा सारा सोल्व करने के बाद।
ठीक, तो ये है आपका थर्ड केस। इसी तरह से आपके पास आ जाता है फिर फोर्थ केस। फोर्थ केस देखेंगे। फोर्थ केस है कि जब ऑब्जेक्ट तो हमारा डेंसर मीडियम में है लेकिन इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। उसका भी रे डायग्राम आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस बार इमेज फोर्थ केस में कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल बनेगी, इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल। तो ये हम करेंगे अब फोर्थ केस, जिसमें इमेज कैसी बन रही होगी, वर्चुअल बन रही होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा अब भी डेंसर मीडियम में ही है, तो देखो बस फर्क इतना है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा नजदीक आ जाएगा, कि जैसे कि ये हमारा सरफेस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा सपोज बच्चों ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे तो सीधी जाएगी, वो एज इट इज निकल गई, एक रे ऐसे जाएगी। अब इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर लो, नॉर्मल, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट यहां से होगी बेंट, ठीक है ना, लाइट यहां से बच्चे क्या होगी, बेंट होगी इस तरह से, ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल से अवे बेंट होगी और ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये कहां से आ रही है, यहां से। तो यहां पे एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी आई, समझ गए, यहां पे क्या बन जाएगी, एक वर्चुअल इमेज आई बन जाएगी। तो यहां ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है वो अल्फा, इमेज जो एंगल बनाती है बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो एंगल बनता है वो गामा। अब फिर से वही चीज है बेटा, इसमें अल्फा बीटा गामा एक्सटीरियर एंगल्स का इस्तेमाल करके आई और आर निकाल लो। अब अगर आप देखो कौन सी ट्रायंगल लो, सी ओ एन, सी ओ एन, तो अल्फा किसके को लाता है, आई प्लस गामा। तो अल्फा किसके को ला रहा है, आई प्लस गामा, तो यहां से आई आ जाएगा आपका अल्फा माइनस गामा, तो ये आई आ गया आपका। सिमिलरली क्या निकाल लोगे, आर, आर कैसे निकाल लोगे, अगर आप ये वाली ट्रायंगल देखते हो, ट्रायंगल एन आई ओ, आर किसका एक्सटीरियर एंगल है, नहीं आर तो यहां पे है ना, हाँ, तो ये एंगल आर है बेटा आपका। अब इसको ध्यान से देखो, ये कैसे करना है। अब ये एंगल गामा है, ये एंगल बीटा है, ये लाइन ऐसे जा रही है और इधर से ये ऐसे जा रही है, तो ये टोटल एंगल आपका आर आने वाला है बेटा। ये जो टोटल एंगल है, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये आर है, तो ये एंगल भी कितना होगा मेरा, टोटल आर होगा। तो ट्रायंगल एन सी आई, इसमें आर हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं आर को लिख सकता हूं गामा, इसमें देखो एन सी आई में बीटा हमारा एक्सटीरियर एंगल है बेटा। ट्रायंगल एन सी आई, ये वाली जो ट्रायंगल बन रही है ना, देखो ऐसे एन सी आई, यहां पे ये एंगल तो आपका बीटा है, ये एंगल गामा है और ये एंगल आपका आर है। तो बीटा किसके इक्वल है, गामा प्लस आर। एक्सटीरियर एंगल है तो बीटा होगा आपका आर प्लस गामा, तो आर आपका आ जाएगा यहां से बीटा माइनस गामा। तो आर की वैल्यू पता लग गई, आई की और आर की। फिर आपको पता है आपने क्या लगानी है, यहाँ स्नेल्स लॉ लगानी है। स्नेल्स लॉ लगानी है और सोल्व कर लेना है सारा, और आई और आर की वैल्यू पुट करनी है। स्नेल्स लॉ कैसे लगेगी, लाइट कहाँ जा रही है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में, तो आप लिखोगे साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, लाइट जा रही है मीडियम 2 से मीडियम 1 में, तो 2 म्यू 1, तो यहां से आएगा बच्चे साइन आई बाय साइन आर, तो 2 म्यू 1 को आप लिख सकते हो म्यू 1 बाय म्यू 2। बस अब आप यहाँ सिंपली इसको सॉल्व करके ये आई बन गया, ये आर बन गया, तो आई बाय आर इज इक्वल टू म्यू 1 बाय म्यू 2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से म्यू 1 इंटू आर इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू आई। अब जस्ट आपने क्या करना है, वही आई और आर की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है और फिर टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट गामा की वैल्यू निकाल के वहाँ पुट कर देनी है, जैसे कि पिछले टॉपिक्स में किया है, और आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। और फाइनल एक्सप्रेशन जो आपके पास आएगा सारा सोल्व करके, वो कुछ ऐसा होगा। फाइनल एक्सप्रेशन बेटा आपका बनेगा म्यू 1 अपॉन वी माइनस म्यू 2 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाय आर। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाय आर। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा ये सारा करने के बाद। ठीक, तो ये था आज का टॉपिक जो बहुत लेंथी निकल गया, ठीक है ना, जिसमें हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, हमने कन्वेक्स सरफेस को पढ़ा। इसी तरह से आप अपनी बुक में कनकेव सरफेस को भी
पढ़ सकते हो। सेम प्रोसीजर कनकेव सरफेस के लिए बेटा फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टू ऑल ऑफ यू।